नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने अ, पीछे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य की बात हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग उसके कालक्रम वगैरह और जो भी चीज़ें थी उसकी बात हम कर चुके हैं वहाँ पे। तो अगर हम अब आपकी बात करें, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इतने टाइम, तो अगर आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, उसको आप देखिएगा। तो अभी हम इसके पीछे वाले लेक्चर की बात करें तो इसके पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके भौगोलिक विस्तार की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कितना था, या फिर उत्तर वैदिक काल में जो भौगोलिक विस्तार था वो ऋग वैदिक काल में उससे कम था, उत्तर वैदिक काल में उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग पीछे वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपने पीछे वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो आज हम लोग राजनीतिक इकाई की बात करेंगे। तो जो हम लोग साथ में, हम लोग का जो पढ़ने का तरीका है, हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं दोनों को कंपेयर करते हुए। इससे क्या होता है कि जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते चलते हैं कि जैसे उत्तर वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल जो है या फिर पूर्व वैदिक काल जो है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी। अब हम लोग को इस चीज़ पे बात नहीं करनी है कि जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है या फिर ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि इस चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि जो वैदिक सभ्यता है या फिर जो भी है उसको दो पार्ट में बांटा गया था। और उसके बाद जो ये सभ्यता है, एक ग्रामीण सभ्यता, इन चीज़ों पे बात बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि ये एक ग्रामीण सभ्यता है। और यहाँ पे जो अगर बात करें, जो इसके पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, वो एक मातृ सत्तात्मक थी, ये एक पितृ सत्तात्मक है। तो ये चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें क्लियर हैं अच्छे से। तो अब इन पे बात नहीं करेंगे, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि लेक्चर्स बहुत हो रहे हैं। आज चौथा लेक्चर हम लोग इसका कवर करते हैं। अभी एक दो लेक्चर और भी आ सकते हैं इसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद हम लोग इसके परिवार के बारे में पढ़ेंगे, या फिर समाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बहुत सी चीज़ें अभी हमें उसको इसमें कवर करनी है। तो वो सबको देखते हुए अभी शायद एक दो लेक्चर और भी आएँ, तो आप इसको अच्छे से कवर करिएगा और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो अगर आज समझिए राजनीतिक जीवन की बात करें, तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल है। तो जो ऋग वैदिक काल की बात करें या फिर पूर्व वैदिक काल की बात करें, लिखा हुआ ऋग वैदिक काल, अब इसको हम पूर्व वैदिक काल ही पढ़ेंगे। तो अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो ये एक जन में बटा हुआ था, फिर ये कह लीजिए कि ये कबीलों में बटा हुआ था। तो कबीले कौन कौन से थे, अगर बात करें कबीलों की बात करें तो यहाँ पे भरत था, पुरु, यदु, तरु, कृवि, मलानस और सिवी और विषाणी। तो जो यहाँ पे कबीले थे या फिर जो जन थे, तो जन अभी आगे चलकर हम उत्तर वैदिक काल जब देखेंगे, अभी इसी में इसके लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा। जो जन थे वो मिलकर जनपद बनने लगे थे, और कौन कौन से जन जनपद बने हैं उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो जो यहाँ पे जो जन थे, जन सबसे प्रमुख था, उसके बाद विष आ जाएगा, जन के बाद विष, और विष के बाद हमारा ग्राम जो होगा, उसके बाद हमारा ग्रह होगा, ग्रहकुल होगा। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा जन था, जन का जो हेड होता था, या फिर जो जन में जो हेड है, जैसे अगर बात करें कि हमारा एक ये पूरा कबीला है, ये कबीला है, ये बटा हुआ है, 8 पार्ट में बटा हुआ है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे इसमें इसमें ये हो गया, ये पूरा ग्राम हो गया। तो ग्राम के अंदर हमारा विष हो गया, विष के अंदर ग्राम, फिर ग्राम के अंदर ग्रहकुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी हम देखेंगे। इसे अगर ग्राम के जो उसको ग्रामीणी बोलते थे, ग्रहकुल के अंदर जो उसको ग्रहपति बोलते थे, विष के जो था उसे विषपति बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अगर ये भी देख रहे हैं, तो जो ऋग्वैदिक काल में या फिर ऋग्वेद में 170 बार मतलब विष का प्रयोग हुआ है। अभी आगे हम इसको देख रहे हैं, 170 बार इसका विष का प्रयोग हुआ है, 170 बार विष का प्रयोग हुआ है, फिर 270 बार जन का प्रयोग हुआ है ऋग्वेदिक में, जो हमारा ऋग्वेद है, और 13 बार ग्राम का प्रयोग हुआ है। और जन की बात करें, जो जन का प्रमुख होता था उसे जनस्व गोपा कहते थे। जैसे अगर अगर यहाँ का जो राजा है उसे जनस्व गोपा या फिर गोपापति या फिर विषामपति इसको बोलते थे। ये इसका कार्य क्या था, क्योंकि युद्ध तो होते नहीं थे उत्तर वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल में, युद्ध तो थे नहीं, और ना तो क्षेत्राधिकार के लिए युद्ध थे। क्षेत्राधिकार के लिए युद्ध भी आगे होंगे, उत्तर वैदिक काल में होंगे। तो ये जो चीज़ें थी, ये केवल इनकी सुरक्षा करता था, कि जैसे कोई मतलब जानवर वगैरह हो गए या फिर जो भी चीज़ें थी, उनसे खाली उनकी सुरक्षा करता था। एक लीडर मात्र था, जिसको जन के द्वारा या फिर प्रतिनिधि जो वहाँ के लोग थे उनके द्वारा उनको चुना जाता था। अभी आगे चल के एक यह मतलब यह जो ये चुनने वाली प्रक्रिया है, अभी एक वंशानुक्रम हो जाएगी कि हाँ, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये चीज़ें भी आगे हम लोग आगे देखने को हमें मिलेंगी। अगर हम जो यहाँ का जो राजा बनाया जाता था उसके जो सहायक थे उसकी हम बात करते हैं, तो सहायक में पुरोहित आ जाता था। जो पुरोहित हो गया, सेनानी हो गए हैं, और एक ग्रामी होगा, ग्रामीण नहीं होगा, यहाँ पे ग्रामी हो जाएगा, और ग्रामी यहाँ हो जाएगा, और ग्रामी, और फिर दूत, और फिर रथकार।
तो आपको पता होगा सेनानी जो पुरोहित जो राजा के साथ जो न्याय वगैरह करने में मदद करता था, सेनानी जो सुरक्षा करने में मदद करता था, जो ग्रामीण जो थे, जो वहाँ के लोग थे, उन जो दूत थे जो इधर उधर जो भेजे जाते हैं दूत वगैरह, और रथकार जो राजा को इधर उधर घुमाने में कार्य करते थे। जो अन्य सहायक थे, अन्य सहायक कौन से थे? अगर अन्य सहायक की बात करें वहाँ पे परुष था, स्पस, उग्र, अप और उपस थे। अगर परुष की बात करें तो पाल या फिर जो मतलब दुर्ग वगैरह था ना, तो उसके में जो रक्षा होती थे उस चीज़ में उसका था। स्पस वहाँ गुप्तचर थे, और जो उग्र थे वो पुलिस व्यवस्था मान लीजिए, या फिर जो आज के जो भी हैं यूपी वगैरह, तो पुलिस व्यवस्था थी जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो राजा के बहुत ही क्लोज लोग थे। और उप की बात करें वो सेवक थे, या फिर उपस्थ भी सेवक में ही आते थे। ठीक है। अगर यहाँ जो युद्ध की बात करें, जैसे कोई एक चोर था, मतलब चोर वगैरह आए तो गाय वगैरह जो थी, मतलब पशुओं के लिए युद्ध यहाँ पे देखने को मिले, ना कि क्षेत्राधिकार के लिए। मैंने बोला ना कि तो क्षेत्राधिकार तो भी आगे देखने को मिलेगा कि जब हमें अपना मतलब साम्राज्य विस्तार करना है, फिर जब अभी लोहे की अब आगे हम देखेंगे अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर वैदिक काल में, वहाँ पे जो लोहे के साक्ष्य भी मिलेंगे। तो उसके बाद जब उसकी मतलब लोहे से कुल्हाड़ी बनाएंगे, फिर कुल्हाड़ी से जंगल काटेंगे, फिर मतलब कुछ जंगलों को काट कर अपना क्षेत्राधिकार करेंगे, और कुछ उन्हीं से जो लोहा था उन्हीं से हथियार बनाएंगे और युद्ध करके अपना क्षेत्र करेंगे। ये चीज़ें भी आगे हम लोग एक युद्ध भी पढ़ चुके हैं, 10 राज्य युद्ध हम लोगों ने पढ़ा था, तभी आगे उसकी भी बात करेंगे। जो यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और प्रमुख जो यहाँ पे थी वो सभा और समितियाँ थीं। सभा और समितियाँ प्रमुख थीं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो इसका मतलब 46 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें गढ़ जो शब्द है, गढ़ शब्द का जो प्रमुख था वो एक ज्येष्ठक था। गढ़ शब्द का प्रमुख एक ज्येष्ठक था। वो चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है। अगर आगे बात करें जो दासराज युद्ध था, तो दासराज युद्ध हम लोग पीछे बात कर चुके थे। दासराज में एक राजा सुदास थे, जो भरत हम लोग ना जो भरत कबीले से बिलोंग करते थे, या फिर भरत जन से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने समक्ष में 10 राजाओं से युद्ध किया था, इसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, और ये भी एक आर्य थे। ये बात हमें 7वें मंडल में देखने को मिलती है ऋग्वेद के। ये चीज़ें हम लोग पीछे सारे लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, अब इस पर इतना बात करने की जरूरत नहीं है। और कर व्यवस्था कोई नहीं थी, और स्वैच्छिक दान या उपहार इसको बोल सकते हैं, उसे हम दिया जाता था, जिसे हम बलि कहते थे। ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखने वाली हैं आपकी। ऐसे बलि वहाँ पूछ सकते हैं कि उत्तर या फिर ऋग्वैदिक काल में जो उपहार था उसे क्या कहते हैं, उसे बलि कहते हैं, और वहाँ पे कर व्यवस्था थी या नहीं थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। तो आगे आप बात करते हैं। जो यहाँ पे संस्थाएं थी, मैंने बोला ना सभा समिति जो यहाँ पे संस्थाएं थी, तो सभा का जो प्रयोग मतलब शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेदिक में, तो 8 बार हुआ है, समिति का 9 बार हुआ है, और विदत का 122 बार हुआ है, गढ़ का और फिर परिषद, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे तो अगर हम इसमें देख ही रहे हैं, तो जो यहाँ पे सभा थी, तो सभा का अगर बात करें तो ये न्यायालय के जो न्यायालय वगैरह हो, मतलब जो न्याय वगैरह की चीज़ में इसका प्रयोग होता था। जो समितियाँ थी ये महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये राजा का चुनाव करती थी समितियाँ। अगर हम बात करें विदत की बात करें तो ये एक प्राचीनतम संस्था थी। अगर बोले प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो एक यही प्राचीनतम संस्था थी। ये आपके न्याय वगैरह में आ जाती थी, और यहाँ पे राजा के चुनाव में ये थी। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्था इसको भी बोल सकते हैं। जो हमारी समिति है, समिति महत्वपूर्ण संस्था थी। उसके बाद विदत थी जो प्राचीनतम संस्था है, और अगर न्याय वगैरह की बात करें तो उसका गढ़ और परिषद इनका उतना नहीं है, इनके मतलब ज़्यादा वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आगे बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में हम देख लेते हैं इसको। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, जहाँ पूर्व वैदिक काल में जन हुआ करते थे, वहीं अब उत्तर वैदिक काल में वही जनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक युद्ध विजय के द्वारा हो रहे थे। फिर उत्तर वैदिक में बोला अतरंजी खेड़ा, जहाँ पे लोहे के साथ युद्ध विजय हो गया, फिर जंगल को काट कर, या फिर दो जन मिलकर एक जनपद का, ऐसे अगर बोला था पुरु और जो भरत जनपद थे, वो कुरु जनपद का, जो पुरु और भरत जन थे वो कुरु जनपद जो था उसका वो करते हैं। तो जो क्रीवी और तुवर्स जो जनपद है, वो जो पांचाल था उसका वो लोग निर्माण करते हैं। तब जो देखो दो मिलकर एक वो बना रहे हैं जनपद। तो अब जब जब दो क्षेत्र मिल रहे हैं तो एक बड़ा सा क्षेत्र बनना है। अब जो यहाँ के राजा होंगे ना, अब वो युद्ध करेंगे, बोला ना युद्ध विजय से, अब वो युद्ध करेंगे। फिर मतलब क्षेत्राधिकार की बात आ जाएगी। अब जो युद्ध होंगे वो अपने उसमें होंगे। अब जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो
ये सारी चीज़ें हम हमें देखने को मिलेंगी। अगर बात करें सीवी और फलानास की, तो ये कैकेयी जनपद का निर्माण करते हैं। राजा के कार्य यहाँ पे क्या थे? यहाँ का जो राजा का कार्य था, वहाँ पे हम लोगों ने कार्य उसके देखे थे, बस कोई कार्य नहीं था, बस खाली सुरक्षा करना कार्य था। यहाँ पे उसके कार्य में बदलाव आता है, क्षेत्राधिकार हो गया, युद्ध हो गया, और इन सारी चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण और ये उत्तर। तो अब क्या था, अगर जो हमारा पूरब का राजा था, पूरब के राजा को सम्राट कहते थे, जो मध्य का राजा था उसे राजा ही कहा जाता था, जो हमारा पश्चिम का राजा था उसे स्वराट कहते थे, जो दक्षिण का राजा था उसे भोज कहते थे, और जो उत्तर का था उसे विराट कहते थे। तो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजा की मदद कौन कौन से करते थे? वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो राजा के सहायक थे उसमें पुरोहित, सेनानी वगैरह थे। अब यहाँ पे रत्नीन आ जाएंगे। रत्नीन मतलब हर एक कार्य में यहाँ पे राजा के साथ मिलकर कार्य करेंगे, और जो पुरोहित वगैरह हो गए, सेनानी वगैरह हो गए, उनका उतना महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि रत्नीन 12 लोगों का एक समूह था जो उच्च कुल के लोग थे, जो कान में रत्न धारण करते थे, इसीलिए उन्हें रत्नीन बोला जाता था। ये सेनानी उसके बाद सेनानी था जो प्रमुख था, उसके बाद पुरोहित, फिर वही गढ़ और परिषद, वो चीज़ें थी। तो ये था ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आगे बात करें तो उपहार या कर की, तो वहाँ पे क्या था कि स्वेच्छा से दिया जाता था उपहार। यहाँ हो गया नियमित, जो तुम्हारी फसल है उसका 16वां भाग उन्हें देना होता था, जो तुमने कुछ भी पैदा किया है उसका 16वां भाग राजा को जाएगा। तो सभा समिति ही रह पाते हैं यहाँ, और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो नहीं बचती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो सभा समिति हो गई, उसके बाद हम लोगों ने और भी चीज़ें बात करी थी, विदत था और गढ़ थे, परिषद थे, वो चीज़ें यहाँ नहीं बचती, केवल सभा और समिति बच जाती थी। इसमें हम देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो सभा का था यहाँ पे, ठीक है। और जो वहाँ पे 12 लोगों का समूह था, उसमें ऊपर से 3 ये लोग हो जाते हैं, उसके बाद जो सबसे लास्ट हुआ था उसे गोविंदम कहते हैं, ठीक है। पीछे वाले इसमें देख लो, जो 12वें नंबर पे आएगा, जो 12 लोगों का एक समूह है रत्नीन में, जिसमें 12वें पे गोविंदम था, ठीक है। इसे में वहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे के लिए कुछ नहीं है, इतना ही था। तो उपहार की हम लोगों ने बात कर ली, 1/4 में देना होता था, नियमित था, और ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग देख बीच पे। अगर पीछे हम थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे पीछे इसमें हम लोगों ने देखा था, कहाँ गए ये, यहाँ पे जो इनके हम लोगों ने देख रहे थे उत्तर पूर्व, इसमें चीज़ें थी, कहाँ गई हैं ये। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जो कुरु जनपद था, कुरु जनपद में क्या था कि जो यहाँ पे था, इसे एक नाम दिया गया है कि जो यहाँ पे राजा का जो मतलब उल्लेख हुआ है, तो उसे परिचित के रूप में कहा गया है। और परिचित वो लोग होते हैं, मतलब परिचित उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो मृत्यु लोक का देवता बोला जाता है। परिचित को मृत्यु लोक का देवता, मतलब पृथ्वी जो है ये मृत्यु लोक ही है, तो यहाँ पे वो पृथ्वी का देवता भी आप बोल सकते हैं, मृत्यु लोक का देवता भी पूछ भी सकता है। अगर पंचाल जनपद की बात करें तो यहाँ पे राजा को जैवली बोलते थे, ठीक है, जैवली बोलते थे। और जो सीवी और फिर भलानस था, जो मतलब कैकेयी बनता है लास्ट में जनपद, तो यहाँ पे बोला गया मतलब शराब हो गया, चोर हो गया, या मतलब जो भी चीज़ें थी ये यहाँ देखने को ही नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ आज के वीडियो में थी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको आगे भी शेयर करिएगा, और इसको अच्छे से अच्छे देखिए, और पीछे वाले भी इसको वीडियो आप अच्छे से अच्छे देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।